As we have discussed before and we'll discuss it in today's lecture, protein energy malnutrition is a form of undernutrition. Malnutrition आपकी क्या होती है? Malnutrition होती है जब आपके डाइट में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा या कम हो जाएं तो उसकी वजह से डिफिशिएंसीज अराइज करती हैं, कॉम्प्लिकेशंस अराइज करती हैं, उस वर्ड को हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब मैल न्यूट्रिशन की दो टाइप्स होती हैं, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन ज़्यादा अगर आप न्यूट्रिएंट्स ले लें, जैसे ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है। और अंडर न्यूट्रिशन होती है जब आप न्यूट्रिएंट्स कम लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन जो है अंडर न्यूट्रिशन है। और इसमें होता क्या है, इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी हो जाती है। फैट्स की डिफिशिएंसी होना बहुत कम होता है, इट्स वेरी रेयर कि फैट्स की डिफिशिएंसी हो, नहीं होती। लेकिन आपकी प्रोटीन और आपकी एनर्जी की डिफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो आपकी ओवरऑल डाइट में से अगर आपकी डाइट कम हो तो एनर्जी का डेफिसिट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम प्रोटीन कैलोरी मैलन्यूट्रिशन कहते हैं। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन का पुराना नाम है प्रोटीन कैलोरी मैलन्यूट्रिशन, ठीक है। कि इसमें होता क्या है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी डेफिसिट आ जाता है, एनर्जी की कमी आ जाती है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस अराइज करती हैं। तो अब इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से फिर आप अंदर बाकी डिफिशिएंसीज आ जाती हैं, जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज है, ठीक है। और प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन फ़ौरन ही हो जाती है, अचानक नहीं होती। ज़्यादातर ये टोटल या ग्रेजुअल स्टार्वेशन की वजह से होती है। आहिस्ता आहिस्ता अगर डाइट कम हो, खाने में न्यूट्रिएंट्स ना मिलें और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ना मिलें, तो फिर प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो जाती है। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की अब दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी जो टाइप होती है वो ये है कि जब आपका न्यूट्रिएंट इनएडिक्वेट हो, ठीक है। और जो सेकेंडरी है वो तब होती है कि आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर या ड्रग इंटरेक्शन ऐसा है, कोई ना कोई बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो रहे चाहे आप ले रहे हो, तो वो सेकेंडरी होती है। तो हम प्राइमरी देख लेते हैं। प्राइमरी प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन जो है वर्ल्ड वाइड अकर करती है, ज़्यादातर बच्चों में होती है लेकिन ओल्डर पीपल में भी हो सकती है, ठीक है। कॉज यही होता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते डाइट में। तो तब होता है अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा हो, अगर स्टार्वेशन हो, अगर फास्टिंग हो। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट खुद अपनी मर्जी से खाना नहीं खाता, अपनी बॉडी इमेज की वजह से, दे वांट टू स्टे स्लिम। अच्छा तो बच्चों में दो फॉर्म्स होती हैं प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की, उसको हम कहते हैं, या एडल्ट्स में भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में होती है। तो इसमें होती है मरासमस या क्वाशियोरकोर। तो ये दो टाइप्स हैं प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन के। कॉजेज हैं इसके, सबसे बड़ा जो कॉज है वो ये है लैक ऑफ फूड। खाना ना मिलने की वजह से फूड इनटेक जो है अगर कम हो, ठीक है, बेसिक खाना ना मिल रहा हो तो होता है ये आपको मैल न्यूट्रिशन हो सकती है। लेकिन अब ये कहाँ पे होगा? ऐसी जगहों पे जहाँ पे पॉवर्टी होती है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स हो, जैसे कि फेमाइन, कहत पड़ जाए, ठीक है। ऐसी जगहों पे जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और उनकी पुअर पॉपुलेशन में, ठीक है, तो वहाँ उन जगहों पे होती है, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगर केयर गिवर की इनएबिलिटी है खाना देने की, ट्रांसपोर्ट करने की, फिजिकल इनएबिलिटी है, नहीं दे सकते, या पुअर मदर है और वो खुद भी कुछ नहीं खाती जिसकी वजह से इनफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती है, तो बच्चे में मैल न्यूट्रिशन हो सकती है। तो ज़्यादातर ये उन एरियाज़ में जो लोग पॉवर्टी में रह रहे हों, डेवलपिंग कंट्रीज़ में रह रहे हों, फेमाइन कहत पड़ गया हो, इनफ ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो, या फिर रॉन्ग न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो, ठीक है, खाना ना खा रहे हो। अब कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग जो हैं इतने ज़्यादा भूखे होते हैं कि वो 10 किलो गंदम में 20 किलो मिट्टी मिला के
गूंद के उसकी रोटियां पकाते हैं और वो खाते हैं ताकि उनका पेट भरे, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है। तो अल्लाह हम पे भी रहम करे और अल्लाह बाकी सब पे भी रहम करे। तो गलत न्यूट्रिएंट्स ले लेने से, कम ले लेने से आपके अंदर प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन हो सकती है। और जो दूसरी कंडीशंस हैं उनमें आ जाता है अगर ईटिंग डिसऑर्डर हो, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें पेशेंट खुद अपनी मर्जी से खाना नहीं खाता, एजुकेशन ना हो, अवेयरनेस ना हो कि डाइटरी नीड्स हमारी क्या हैं, हमारे लिए क्या खाना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर सही तरीके से खाना ना खा रहे हों, तब भी होता है। अगर कोई ना कोई आप ऐसी मेडिकेशन ले लें जो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करे, तब भी होता है। या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जिसकी वजह से बॉडी की कैलोरिक नीड्स बढ़ जाएं लेकिन हम उतनी पूरी ना करें। और फिर उसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से खाना खाने में दिक्कत हो, खाना खाने में मुश्किल आए, जैसे हैंडीकैप हो जाना, डिसेबल हो जाना, ठीक है, या किसी ऐसी कंडीशन वजह से कि हमारी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब ना हो, या कोई खाना प्रिपेयर करके देने वाला ना हो, या खाने वाला ना हो, तो ये मसले हो सकते हैं। सिम्टम्स जो कि प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन के हैं, जो कि क्वाशियोरकोर में भी होते हैं और मरासमस में भी होते हैं, दीज आर फटीग, डिफ़िकल्टी स्टेइंग वार्म इसलिए क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है जिसको प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। फैट लॉस हो जाता है, मसल लॉस हो जाता है, और इसके अलावा स्किन एंड बोन्स रह जाता है इंडिविजुअल। तो फैट और मसल्स ना होने की वजह से दे कैन नॉट स्टे वार्म, क्योंकि फैट ही होता है जो आपको गर्म रखता है। बॉडी टेम्परेचर लोअर हो जाता है, डायरिया बहुत ज़्यादा परसिस्ट करता है, डायरिया एक कॉमन सिम्टम है, एपेटाइट भी कम हो जाती है, लैक ऑफ इमोशन, इरिटेबिलिटी, वीकनेस, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है, बॉडी सही तरीके से वर्क नहीं कर सकती, तो द इंडिविजुअल हैज़ वेरी डिफ़िकल्टी शोइंग इमोशंस, बीइंग एक्साइटेड, बीइंग हैप्पी, ठीक है। स्लोअर ब्रीदिंग, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वो खुद ही, मेटाबॉलिज्म जो है वो लोअर हो जाता है सर्वाइव करने के लिए। नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द हैंड्स एंड फीट, हाथों और पाँव में चुन होना, जैसे हम जिसको उर्दू में कहते हैं पाउंस हो गया। ड्राई स्किन, हेयर लॉस एंड ब्रूजेस। क्वाशियोरकोर को देख लेते हैं हम। क्वाशियोरकोर जो होगी वो होती है लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से, ठीक है। इसमें चाहे आप एनर्जी पूरी ले रहे हो, फैट्स पूरी ले रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, बाकी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, लेकिन अगर आपकी प्रोटीन डाइट में ना हो तो क्वाशियोरकोर हो जाता है। इसको हम प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन भी कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा डायरेक्टली मदर्स मिल्क से वीन होके स्टार्ची वेजिटेबल्स पे ले आते हैं, उसको मीट नहीं खिलाते, अंडे नहीं खिलाते, प्रॉपर दूध नहीं देते, ठीक है, पॉवर्टी की वजह से, अनअवेयरनेस की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, तो क्वाशियोरकोर हो सकता है। अब इस तरह के जो बच्चे या पेशेंट्स होते हैं उनकी एक्सट्रीमली एमासिएटेड अपीयरेंस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, ओनली स्किन एंड बोन्स, लेकिन इनमें एडिमा भी होता है। ये अपनी याद रखते हैं, मरासमस में एडिमा नहीं होता, क्वाशियोरकोर में एडिमा होता है। एडिमा पूरी बॉडी पतली होगी लेकिन एंकल्स, फीट और बेली स्वेल कर जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम इसका एक बेसिक सिम्टम जो हम क्वाशियोरकोर का कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पॉट बेली। बिल्कुल पतले बच्चे होते हैं लेकिन बेली जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती है, तो ये क्वाशियोरकोर का सिम्टम है, बेसिक सिम्टम है। इसके अलावा एनीमिया हो जाता है, लेथार्जी हो जाती है, हेयर एंड स्किन चेंजेस, स्किन का कलर डीप या डार्क पैचेस बन जाते हैं, हेयर जो हैं वो बिल्कुल कक्के भूरे रंग के सफ़ेद टाइप से बाल हो जाते हैं, और स्किन पे रैशेस, अल्सर्स और लीजन्स बन जाती हैं। मरासमस अब आपकी एनर्जी डेफिशिएंसी है। मरासमस में आपकी एनर्जी डेफिशिएंसी भी होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी भी होती है। इट्स टोटली आपकी इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें वेट लॉस होता है, स्किन एंड बोन्स बचा रह जाता है, प्रोमिनेंट रिब्स होती हैं, फैट बिल्कुल भी नहीं होता, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, स्टंटिंग हो जाती है, क्रॉनिक डायरिया होता है, मसल्स ख़त्म हो जाते हैं, फैट भी ख़त्म हो जाता है, स्किन एंड बोन रह जाता है बच्चा,
और फिर उसकी ग्रोथ नहीं होती, स्किन्स में फोल्ड आ जाते हैं और बच्चे का फेस इस तरह से बन जाता है जैसे चिंपैंजी या ओल्ड मैन्स फेस हो, बूढ़ा, रिंकल्स बन जाते हैं बच्चे के मुंह पे। तो कंपैरिजन अगर हम देखें तो मरासमस में वेट लॉस होता है, क्वाशियोरकोर में वेट गेन ही नहीं होता और फिर बच्चे की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, बच्चा ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। और मरासमस में डिहाइड्रेशन होती है, क्वाशियोरकोर में एडिमा हो जाता है, हाथ और पाँव स्वेल कर जाते हैं। मरासमस में स्टमक बिल्कुल श्रिंक करके साथ लगा होता है, क्वाशियोरकोर में बड़ा हुआ होता है। और डायरिया। अब दीज आर द बेसिक सिम्टम्स जो आपको, ये सब आपके बेसिक आप कह लें कंपैरिजन पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से पता हो कि क्वाशियोरकोर जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से है, मरासमस प्रोटीन और एनर्जी की वजह से है, क्वाशियोरकोर में इनएबिलिटी होती है ग्रोथ की, और मरासमस में वेट लॉस होता है, क्वाशियोरकोर में फीट बल्ज करते हैं, और सॉरी स्टमक बल्ज करता है, मरासमस में श्रिंक करता है और मरासमस में डायरिया होता है। लेकिन अगर हम बेसिक और सिम्टम्स देख लें तो क्वाशियोरकोर जो है उन बच्चों में होती है जिनमें प्रोटीन नहीं होता, मरासमस में प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्वाशियोरकोर में 6 मंथ से लेके 3 इयर्स ऑफ एज के बच्चों में होता है और मरासमस 1 साल के बच्चों में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना क्वाशियोरकोर में बच्चे सीधा वीन करके स्टार्ची वेजिटेबल्स पर ले आते हैं, उनकी डाइट में प्रोटीन होता ही नहीं है। और मरासमस में प्रोटीन और कैलोरीज ओवर द टाइम, पूरे साल के पीरियड के टाइम में भी होता है, और इसके अलावा मरासमस में अंडर 1 ईयर ऑफ एज में भी होता है, और उसमें ऐसे कि क्योंकि प्रोटीन और एनर्जी दोनों नहीं है तो इसलिए इनमें ज़्यादा जल्दी राइज करते हैं। फैट जो है क्वाशियोरकोर में होता है लेकिन मरासमस में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है क्योंकि प्रोटीन भी नहीं होती और एनर्जी भी नहीं होती है, मतलब कैलोरीज भी नहीं होती जिससे फैट स्टोर हो। तो मरासमस में फैट नहीं होता, क्वाशियोरकोर में फिर भी फैट होता है। आप इस बच्चे को ज़हन में रख लें और इस बच्चे को ज़हन में रख लें, बच्चे की पूरी बॉडी पे कोई फैट नहीं है। क्वाशियोरकोर में एनलार्ज्ड फैटी लिवर होता है, मरासमस में फैटी लिवर नहीं होता। क्वाशियोरकोर में रिब्स प्रोमिनेंट नहीं होते क्योंकि पॉट बेली होती है, मरासमस में रिब्स प्रोमिनेंट होते हैं। क्वाशियोरकोर बच्चा जो है लेथार्जिक होता है, मतलब बिल्कुल इमोशंस नहीं शो करने, स्लो बच्चा होना, लेकिन मरासमिक बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा अलर्ट और इरिटेबल होता है। मसल वेस्टिंग होती है, माइल्ड होती है या कम होती है, लेकिन मरासमस में मसल वेस्टिंग स्वेयर होती है। क्वाशियोरकोर बच्चे की एपेटाइट नहीं होती लेकिन मरासमिक बच्चे की एपेटाइट बहुत ज़्यादा होती है। जो भी पर्सन जिसको क्वाशियोरकोर हो उनको एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन चाहिए होते हैं, लेकिन जो लोग जिनको मरासमस हो उनको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब चाहिए होता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से डिफरेंसेस पता होने चाहिए। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस एंड यू शुड लर्न देम ऑल। वी हैव डिस्कस दीज बिफोर एंड अब आपकी दोबारा से रिवीजन हो गई है। तो डिफरेंस जो आपने बेसिक डिफरेंसेस देखने हैं, आप इन बच्चों को ज़हन में रख के देख लें। क्वाशियोरकोर बच्चे की पॉट बेली होगी और स्वेलिंग हुई भी होती है। क्वाशियोरकोर बच्चे की एपेटाइट नहीं होती, लिथार्जिक होता है। मरासमिक बच्चे की रिब्स बाहर निकली होती हैं, मसल वेस्टिंग भी होती है और फैट वेस्टिंग भी होती है, और शक्ल जो है ओल्ड मैन्स फेस की तरह होती है, और बहुत ज़्यादा एपेटाइट भी ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा अलर्ट और इरिटेबल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए डिफरेंसेस। कॉम्प्लिकेशंस जो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की हैं, दीज आर हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल बॉडी में ख़त्म हो जाता है। हाइपोथर्मिया, बॉडी में मसल्स और फैट नहीं होते तो बॉडी में गर्माहट नहीं रहती, ठंड, बॉडी बहुत ज़्यादा जल्दी अपने आप को वार्म नहीं कर सकती। डिहाइड्रेशन एंड शॉक, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाता है, सोडियम इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये इस वजह से क्योंकि आपकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। ये उन बच्चों में जो फेमाइन बच्चे हों या स्टार्व्ड बच्चे हों, जो खाना भी ना खा रहे हों, जिनको कुछ भी ना मिल रहा हो, ये उनमें होता है।
इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि बॉडी वीक होती है, फाइट नहीं कर पाती, तो इन्फेक्शंस का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इन सब की वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं। तो जो ट्रीटमेंट है वो है डाइटरी सपोर्ट, आपकी 3 to 4 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 200 किलो कैलोरीज पर kg ऑफ बॉडी वेट पर डे। ये हमें इतना देना चाहिए, इतना हमारा गोल होना चाहिए। इसके अलावा शुरू में अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है और डिहाइड्रेशन हुई है तो सबसे पहले फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपने करेक्ट करना है। फिर इन्फेक्शंस और वार्म इन्फेस्टेशंस को ट्रीट करना है जो कि कॉमनली अकर कर जाती हैं। फिर डाइटरी सपोर्ट आप देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप वाटर बैलेंस मेंटेन करेंगे, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करेंगे, इन्फेक्शंस को ट्रीट करेंगे। डाइटरी सपोर्ट इतनी होनी चाहिए आपकी। विटामिन्स और मिनरल्स प्रॉपर्ली देने हैं। हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करना है, जो आप अचानक बॉडी ठंडी हो जाए या बॉडी कंपेयर ना कर सके या बॉडी अपने आप को वार्म ना कर सके, उसको हाइपोथर्मिया कहेंगे। और जो भी केयर टेकर्स हैं उनको काउंसिल करें या प्लान करें फ्यूचर में कि किस तरीके से डाइट देनी है और इम्यूनाइज करना है, वो सब फ्यूचर की प्लानिंग होनी चाहिए। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जिनको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब है, अगर तो आपकी स्वेर डिहाइड्रेशन और स्वेर केस हो, तो जब इनिशियली आप ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले आप इनिशियल रीफीडिंग फेज देते हैं। उसमें आप स्लोली न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस कराते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चा है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें। डिहाइड्रेशन के लिए सबसे पहले हम रिहाइड्रेशन प्लान बनाते हैं। इंट्रावीनियस फ्लूइड देते हैं, वेन्स के पहले ओरली देते हैं। ओरली अगर बच्चा नहीं ले सकता तो इंट्रावीनियसली आपकी वेन्स के ज़रिए से आपके इंजेक्ट किए जाते हैं, फ्लूइड्स इंजेक्ट किए जाते हैं। फिर लिक्विड डाइट दें आप, लिक्विड डाइट से शुरू करें। ओरली फूड सप्लीमेंट्स दें, लिक्विड ओरल फूड सप्लीमेंट्स होने चाहिए। और लैक्टोज फ्री इसलिए भी कहते हैं क्योंकि डायरिया हो जाता है तो डायरिया की वजह से लैक्टोज एब्जॉर्ब नहीं होता प्रॉपर्ली। अगर ऐसा हो तो लैक्टोज फ्री ओरल सप्लीमेंट्स दें। और फिर उसके बाद अगर डायरिया हो तो आपने योगर्ट बेस्ड फार्मूला या लैक्टोज फ्री या सोयाबीन फार्मूला आपने देना है मिल्क बेस्ड के बजाय, ठीक है। और उसके बाद जब ये खाना खाना शुरू करते हैं, सॉलिड डाइट पे आते हैं, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स दें बजाय ये कि बड़ा एक मील दे दें। बार बार थोड़ा करके दें ताकि आहिस्ता बॉडी जो है उसको अब्जॉर्ब करती रहे और यूटिलाइज करती रहे। विटामिन ए और फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन करें क्योंकि ये ज़रूरी होते हैं, इनकी अक्सर डेफिशिएंसीज हो जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस जब अराइज करती हैं। वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट, और आपकी प्रोटीन सोर्सेज सारी डेली सोर्सेज, एग, फिश, ये सब होना चाहिए। रिकवरी में काफ़ी टाइम लग जाता है, मंथ्स भी लग सकते हैं, पर स्लोली रिकवर करेंगे, पर रिकवर कर जाते हैं। स्वेर या प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन में अगर फेटल केस हो जाए तो फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और कंट्रोल डाइट देनी पड़ती है। और इसमें भी सबसे पहले यही करते हैं, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मेलिटी ट्रीट करते हैं, इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं, और उसके बाद ओरली फिर खाना देते हैं और फिर सॉलिड फूड्स पे लेके आते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। अल्लाह हाफ़िज़।